Good afternoon, students and my dear friends. This is your Dr. Gagan Vora, welcoming you again on my channel NEET Booster. बच्चों, आपको मैंने टास्क 1 दिया था लास्ट टाइम और मैंने आपको ये बोला था कि 2 दिन में आप 2 चैप्टर पढ़ें। हमने एक टास्क चलाया हुआ है जिसमें हमें 40 डेज में 38 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऑलमोस्ट एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने का डिसाइड किया है। इस तरह से हमारी रिवीजन फास्ट हो जाएगी। ये वीडियो बेटा उन लोगों के लिए है जो नीट 2020 में देना चाहते हैं, जो इसी साल नीट दे रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स और जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, हमने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया। मैं होप करता हूं कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आज आपको टास्क 2 दे रहा हूं। 7 दिन के बाद 7 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके लिए आपको learnovate.com पे रजिस्टर करना है। वो हमारा चैनल है, उसी का पार्ट है नीट बूस्टर। ठीक है, तो हमने डाइजेशन और ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैंने आपको पहले भी बताया। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। मैं इस सीरीज में पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ पढ़ने का तरीका बता रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको किस किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देके और ढंग से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वही जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए फास्ट पढ़ने की जरूरत है, मैंने बार बार बताया। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे चलते हैं। ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब एम्स का एग्जाम होता था तो इसमें 3 क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अभी एम्स का एग्जाम नहीं होता है। तो एम्स में सिलेक्शन नीट के थ्रू ही होती है। नीट में जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे उनको एम्स मिलेगा। इस साल एम्स नीट में ही शामिल हो गया। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की आत्मा है, जान है। आप ये देखो, मेडिकल कॉलेज में भी हम जब जाते हैं तो पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और इससे आपको बहुत सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स के लिए भी खुलती हैं। तो देखो बेटा, सर्कुलेशन में आपको क्या करना है। देखो, ये ब्लड है आपका, तो यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपकी एनसीईआरटी में। ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको तो आपको डिटेल में एक एक पार्ट को पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं हम ओवरलुक कर देते हैं, तो इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। इसको हमें एक एक चीज पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन इसकी नहीं छोड़नी है। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से एरियाज में आपको स्पेशल अटेंशन देनी है, वो भी मैं बात करता हूं। जैसे बेटा देखो, ब्लड में प्लाज्मा है, ये आपको मालूम है। ठीक है, प्लाज्मा एक पेल स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इनके बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ब्लड को आप एनसीईआरटी से पढ़ने के अलावा आप अपने जो नोट्स हैं जहां पर भी आपने बना रखे हैं या फिर जो आपके पास पैकेज है वहां से पढ़ने की कोशिश करें। रीजन बीइंग कि इसको बिल्कुल इन डेप्थ जाके पढ़ना है। देखो बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है, तो 13 से 14 क्वेश्चन इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में अक्सर पूछे जाते हैं नीट में। तो हर चैप्टर से आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन की एवरेज है। किसी में 1 भी आएगा तो किसी में 3 भी आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि 12-13 क्वेश्चन जो आने हैं उनमें से कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आते हैं, क्योंकि वो पूछना चाहते हैं कि आपने इस यूनिट को डेप्थ में पढ़ा है या नहीं। डेप्थ में इसलिए पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि यही बेस है, यही आपके साथ मेडिकल कॉलेज में आगे जाएगा, बाकी सब चीजें यहीं रह जाएंगी। यही ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको आगे जाके डिटेल में पढ़ना होता है। तो ब्लड को बेटा आप डिटेल में पढ़िए, कहीं और किसी बुक से पढ़िए, रेफरेंस बुक से पढ़िए या नोट से पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लाज्मा की 4 प्रोटीन्स है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है, ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस सिस्टम भी बनाती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होती है। ग्लोबुलिन अल्फा, बीटा, गामा 3 ग्लोबुलिन होती है। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सारी प्रोटीन्स लिवर में सिंथेसाइज होती हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर बच्चे मेरे फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना कम है। आरबीसी में जो आपको डिटेल स्टडी करनी है, फिर से नोट से करनी है या फिर पैकेज से करनी है,
मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे देखो बेटा, आपको एक चीज बताता हूं, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं वैल्यूज की, अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे ना बेटा, तो वैल्यूज जैसे यहां लिखा है 12 से 16, ये देखो यहां 12 से 16 लिखा हुआ है, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। अगर 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन दिया हुआ है तो आपको ये जानना है बेटा कि ये जो यूनिट्स है ना, या जो डेटा है, ये देखो ये डेटा जो दिया हुआ है, ये डेटा आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही याद करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी बॉडी में एनसीईआरटी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन दिया हुआ है तो आपको यहीं से इतनी ही यूनिट, यही वैल्यू याद रखनी है। हालांकि ये रेंज होती है, ह्यूमन बींग्स में, फीमेल्स में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम भी हो जाता है। इंडियन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के कारण 11 ग्राम भी होता है, लेकिन यहां 12 से 16 दिया तो आपको यही याद रखना है। डेटा के मामले में एनसीईआरटी का हेर फेर नहीं करना, क्योंकि चॉइसेस बहुत पास पास आती हैं। 12 से 16 भी चॉइस आएगी, 11 से 14 भी आ सकती है, 16 से 18 भी आ सकती है। तो रेंज पे नहीं जाना, जो एनसीईआरटी में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जो एनसीईआरटी में फिगर है, डेटा है, उसी को याद रखना है। जैसे देखो यहां दिया हुआ है 6000 to 8000 WBC। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम 9000 10,000 तक भी नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन क्या है कि यहां 6000 से 8000 दिया तो आपको इसी को ही याद रखना है। ये डेटा के मामले में आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो देखो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है ये जो बेसोफिल है, जैसे आप WBCs पढ़ते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में होती हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है नंबर में, ये आपको मालूम होना चाहिए। न्यूट्रोफिल्स के बाद देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, ये देखो ये डायग्राम भी दिया हुआ है। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी डायग्राम से। ये देखो ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एम्स में। ये न्यूट्रोफिल है आपके सामने, ये मोनोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट होती है, मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा होता है। ये बेसोफिल है, इस्नोफिल एलर्जी में काम करती है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करते हैं। आरबीसी ये आपको दिख रही है, ये टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं जो लिम्फोसाइट्स के टाइप हैं। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस टेबल को और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेंगे, जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और फिर से आने के चांसेस भी होते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स को अभी आप छोड़ सकते हैं, रीजन बीइंग कि बी और टी लिम्फोसाइट्स बेटा 12th क्लास में भी आएगा, जब हम ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे तो वहां पर भी आ जाएगा। तो इसके लिए आप अभी फिलहाल चिंता में ना रहे, इसको छोड़ देंगे तो आगे पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें न्यूट्रोफिल्स के लोब्स 2 से 7 होते हैं। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फ कहते हैं क्योंकि इसकी न्यूक्लियाई की शेप अलग अलग होती है। न्यूक्लियस में 2 से 7 लोब होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर जो लिखा गया है वो ह्यूमन हेल्थ में भी लिखा गया है न्यूट्रोफिल के लिए। न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक है, मोनोसिटिक फैगोसिटिक है। न्यूट्रोफिल जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन में काम करती है, मोनोसाइट क्रॉनिक इन्फेक्शन में काम करती है। बेसोफिल में हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन होता है। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सब मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ा सकता हूं। अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है। यहां पर आप कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। बेटा ब्लड ग्रुप्स, जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप्स में आपको यहां से आप ना पढ़े तो बेहतर है एनसीईआरटी से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जेनेटिक्स में जाएं और वहां से ब्लड ग्रुप्स पढ़ें। रीजन बीइंग कि आप जब ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं तो फिर आपको वहां जीनोटाइप्स भी पढ़ने पड़ते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़नी पड़ती है। उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े बिना ब्लड ग्रुप्स खत्म नहीं होता। जैसे कि ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। और बाकी ब्लड ग्रुप्स में आई ए स्मॉल आई होता है तो वो डोमिनेंट हो जाता है, और रिसेसिव में स्मॉल आई होता है तो ओ बनता है। तो जब तक आप जेनेटिक्स से ब्लड ग्रुप को लिंक नहीं करेंगे तब तक ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने का फायदा नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको ब्लड ग्रुपिंग 12th में जाके पढ़ना है, मतलब 12th की एनसीईआरटी से पढ़ें या 12th के नोट से पढ़ें। जेनेटिक्स को ब्लड ग्रुप के साथ जोड़ के पढ़ें। और इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप जरूर पढ़ना है, चाहे वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो,
इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है, इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब मान लीजिए कि ए ब्लड ग्रुप वाले ने बी ब्लड ग्रुप को दे दिया ब्लड, यानी कि डोनर ए है और रिसिपिएंट बी है, तो क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए भी पॉजिटिव है। क्यों है ये भी आपको जानना चाहिए। मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मैंने ए ब्लड ग्रुप बी को दे दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? बी वाले ने ए को दे दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो एप्लीकेशन बेस्ड, मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है? ये इनकम्पैटिबिलिटी है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये होता है जब हम अपना ब्लड किसी को दे रहे हैं, तो मैं डोनर और जिसको मैं दे रहा हूं वो रिसिपिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसे ब्लड ग्रुप की मिसमैचिंग कहते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ब्लड हम जब दे रहे हैं। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं बेटा, मैंने आपको बोला इसको आपको पढ़ना है जेनेटिक्स से जाके, यहां से नहीं पढ़ना, इसमें कम दिया हुआ है, उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ओ है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? दोनों को हेटेरोजाइगस लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी, ये आप समझ सकते होंगे जब आप नोट्स खंगालेंगे या आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जीनोटाइप के क्वेश्चंस ब्लड ग्रुप में बहुत ज्यादा आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, क्योंकि अगेन इट इज एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जहां अप्लाइड वर्ड आएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां पर आपको ब्लड ग्रुप्स को अप्लाई करना आता है। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी भी आपको देखनी है। फिर देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच जो है, रीसस मंकी में सबसे पहले जो है आरएच फैक्टर मिला था। अब ये जो आरएच फैक्टर है वो ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है। जिसकी आरबीसी पे होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिसकी आरबीसी पे नहीं है उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। क्या होता है अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड आरएच नेगेटिव वाले को दे दिया जाए? क्या होता है जब कोई आरएच पॉजिटिव मेल आरएच नेगेटिव फीमेल से मैरिज करता है और उसके सेकेंड चाइल्ड में प्रॉब्लम आती है? ये आपको जानना चाहिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, डिटेल में स्टडी करिए इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं कॉमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। फिर बोल रहा हूं, अप्लाइड पार्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको कि हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न भी कहते हैं, जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। एक आपको होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, बहुत कम होता है वो, लेकिन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। एग्जामिनर का एक बेंड ऑफ माइंड है, एक थिंकिंग है, एक सोच है, वो बार बार वैसे क्वेश्चंस बनाएगा जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, या फिर वो क्वेश्चंस बनाएगा जहां पर आपका थॉट प्रोसेस इवोक हो रहा होगा, जहां पर आपको सोचना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि बायोलॉजी में रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, गलत सोच है ये। रटे रटाए नहीं आते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपका माइंड जो है वो अप्लाई कर सके। आप, एग्जामिनर चाहता है कि आपने जो समझा उसको आप अप्लाई करिए माइंड को। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, और खास तौर पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो बहुत लॉजिकल आते हैं। तो बेटा ये आपने पढ़ा। फिर मैं बोलूंगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसको आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे, अगेन नोट से पढ़ेंगे। सारा ब्लड आपको नोट से ही पढ़ना है। रीजन बीइंग कि आप वहां से डिटेल में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, इसीलिए इसको भी आपको डिटेल में एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से समझ के पढ़ना है। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो लिम्फ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसको आप जल्दी जल्दी भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखो बेटा, सर्कुलेटरी पाथवे, अब इसमें क्या चीज है, एक चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो मेरे बच्चे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते पढ़ते हम फिर से एनिमेलिया में चले जाते हैं, एनिमल किंगडम में चले जाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन एनिमल किंगडम और फिजियोलॉजी से लिंक हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन बनाता है तो फिर वो ये देखता है
कि आपके मल्टीपल चैप्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे अब अगर कोई एग्जामिनर ये पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिलिडा में क्लोज होता है, आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है। मोलस्का में भी ओपन होता है, सिर्फ सिफेलोपोड्स यानी कि ऑक्टोपस, सीपिया वगैरह में क्लोज होता है। रिपीट कर रहा हूं, आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है, एनिलिडा में क्लोज होता है, मोलस्का में ओपन होता है, एक्सेप्ट सिफेलोपोडन्स, ऑक्टोपस, सीपिया वगैरह, उनमें ऑक्टोपस है, सीपिया है, लॉलिगो है, नॉटिलिस है, इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्का की क्लास है सिफेलोपोडा। तो अब मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब आपने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा और यहां पे भी पढ़ा। तो एनिमल किंगडम फिजियोलॉजी से लिंक हो गया, इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, नहीं तो ऐसा पूछा जाएगा कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट या मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप देखते होंगे ऐसे सवाल आते हैं, चूज द इनकरेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, तो उसमें लिख देंगे कि आर्थ्रोपोडा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये रॉन्ग हो गया। इस तरह से एक एक लाइन में क्वेश्चन घुसा घुसा के वो पूछते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो एक ही लाइन है, स्टेटमेंट तो एक ही है, लेकिन ज्ञान तो आपको सारा होना चाहिए ना, तभी आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए इसको वहां से लिंक करके पढ़ना जरूरी है। और वैसे भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर होता है, एफिशिएंट होता है, उसके एडवांटेजेस होते हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। देखो अब इसी तरह से बच्चे, देखो ये बार बार कह रहा हूं, इसी तरह से जब आप हार्ट्स पढ़ने पे आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ने पे आएंगे, तो सबसे पहले आप मार्क माय वर्ड, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, पाइसिस यानी कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। फिर से देखिए, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, इन सब की कंपैरेटिव एनाटॉमी हार्ट्स की पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से समझिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी का क्या मतलब है? फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स में पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसे 3.5 भी कहते हैं, 3.5, एनसीईआरटी ने 3 ही लिखा हुआ है, पार्शियली 4 चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्शन है। बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड है, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड है। तो इसी हिसाब से इनकी सिंगल और डबल सर्कुलेशन भी है। जैसे फिश में सिंगल सर्कुलेशन है, एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। मैमल्स और बर्ड में जो है वो डबल सर्कुलेशन कंप्लीट है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो इसमें 3 चैप्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान से सुनो, 3 चैप्टर। एनिमल किंगडम, फिर से देखो, कॉर्डेटा आ गया, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिर उसके बाद आपके मैमल्स। इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो चल ही रहा है, साथ में ये जो आपने पढ़ा इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है। जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो वहां पर लिखा हुआ है एवोल्यूशन में कि जितने भी वर्टिब्रेट हार्ट हैं वो सब होमोलोगस हैं। जैसे कि फिश हार्ट, एम्फीबियन हार्ट, रेप्टाइल हार्ट, बर्ड्स हार्ट और मैमल हार्ट, ये सब होमोलोगस हैं। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। एवोल्यूशन में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या किसी नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वर्टिब्रेट हार्ट एंड वर्टिब्रेट ब्रेन, ऐसा लिखा है एवोल्यूशन की बुक में, 12th क्लास की बुक में। एवोल्यूशन की बुक नहीं है, क्लास 12th की बुक है, एवोल्यूशन चैप्टर का नाम है। तो वहां लिखा है कि ये सारे के सारे होमोलोगस हैं। तो अब इसमें एवोल्यूशन भी इन्वॉल्व हो गया, एनिमल किंगडम भी इन्वॉल्व हो गया और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये बहुत ध्यान रखेंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी पे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसको पढ़ते समय आपको सोचना है ऐसा। ये देखो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बेटा मेरे देखो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट है, इसके बारे में सबको मालूम होता है। मैं नहीं समझता कि ये ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती होगी। अगर वो पहली बार पढ़ रहा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज सबको मालूम है कि 4 चैम्बर्स हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट है, सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ है, एवी वाल्व कहाँ है, सुपीरियर वेना कवा कहाँ से आ रही है, पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रही है, ये आपको सबको मालूम होता है। तो इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगाना, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ डालना है। ये आपको मालूम है, कॉर्डेट टेंडने भी आपको मालूम है, कॉर्डेट टेंडने पे सवाल आ चुका है। ये वेंट्रिकल्स की वॉल पर पेपिलरी मसल्स होती हैं, उससे अटैच्ड होता है, वाल्व को खोलने बंद करने में मदद करता है। ये बेटा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, ऐसे नोड जिसे पेसमेकर कहते हैं। इस कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी से फिर कार्डियक साइकिल लिंक्ड होती है।
तो ये आपको पेसमेकर के बारे में, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, परकिंजे फाइबर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये आसान काम है। इसको आपको कार्डियक साइकिल को ध्यान से 2 मिनट रुक के सुन लीजिए, क्योंकि मैं तेज चल रहा हूं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर को सिर्फ 15 मिनट में बताना है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूं। कल भी मैंने बताया था, ये देखो जी पढ़ लिया सर, ये लो पढ़ लिया, हो गया, पलट दिया। ये तो मैं यहां से स्क्रॉल कर रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ना है। समय लगा के पढ़ो। आपके पास अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हो, 10-12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, और उसमें से अगर आप 2.5-3 घंटे बायोलॉजी पढ़ते हो, तो मैंने आपको एक चैप्टर एक दिन में पढ़ने के लिए कहा है। 2.5 से 3 घंटे अगर आप लगाओगे और आपने पहले पढ़ रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा ये चैप्टर। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन यह है कि आपको 3 घंटे आराम से बैठ के इसके ऊपर साधना करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, वो कुछ चीज छूटेगी भी नहीं। ऐसे अगर पढ़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, मैं तो 15 मिनट में बता रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे पास आपको 38 चैप्टर, मुझे रोज 1-2 चैप्टर बताने, तो मैं फास्ट बोल रहा हूं, फास्ट बता रहा हूं। आपको नहीं पढ़ना है ऐसे, आपको आराम से समय लेके पढ़ना है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल डिटेल में पढ़नी है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल धीरे से रुक के पढ़नी है। रीजन बीइंग, यहीं से फिर आपको सारे अप्लाइड पार्ट समझ में आते हैं। हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट फेलियर कैसे होता है, उसको समझने के लिए कार्डियक साइकिल को बहुत डिटेल में पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? यहां से नहीं पढ़ना है, नोट से पढ़े, पैकेज से पढ़े, उसके बाद यहां पर आए, ठीक है। वहां से पढ़े, पहले डिटेल पढ़े, एकदम बिल्कुल डिटेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल। यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि पास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि कोई भी वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है पर हार्ट बीट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय आइदर वेंट्रिकल पर हार्ट बीट, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय आइदर ऑफ द वेंट्रिकल इन 1 मिनट, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये दोनों चीजें, स्ट्रोक मतलब 1 बीट में, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में, इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं। हो सकता है इस बार भी आपको नीट 2020 में दिखे कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर होता है, अक्सर 70 मिलीलीटर के आसपास होता है, और हार्ट बीट वेरी करती रहती है। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर है, हार्ट बीट किसी का 65 है, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल पास्ट में भी आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो जब कार्डियक आउटपुट आप पढ़ेंगे और स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगा। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है बेटा, इसको तो नहीं छोड़ सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब 5 वेव्स, इसमें 5 वेव्स होती हैं, पी क्यू आर एस टी। ये देखो, ये दिखाई हुई है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। 5 वेव्स आपके पास हैं, इन 5 वेव्स की स्टडी करनी है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि एस और टी, ये जो 2 वेव्स है ना बेटा, एस और टी, ये एस और टी, ये एस और टी, इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हम मायोकार्डियल इंफाक्शन पढ़ते हैं, हार्ट अटैक, तो सबसे ज्यादा चेंजेस एस और टी में ही आते हैं। हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा चेंजेस एस और टी में ही आते हैं। जैसे मैंने आपको कॉपी में लिखवाया भी हुआ है कि अगर हार्ट अटैक है तो एसटी एलिवेशन हो जाता है। अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करते हैं तो वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है कि अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन का केस है तो एसटी एलिवेशन होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। और अगर क्रॉनिक इनसफिशिएंसी है, लंबे समय तक अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो एसटी डिप्रेशन हो जाता है। तो टी वेव और एस वेव, इसके ऊपर जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो बुक से पढ़े, नोट से पढ़े। बार बार कहता हूं, एस और टी पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं सेगमेंट से, एस और टी से ही हम हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफाक्शन बताते हैं। तो ईसीजी पढ़ते समय ये ध्यान रखना है। और एक और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्यू आर और एस, ये आप देख रहे हैं क्यू आर और एस, क्यू आर एस, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हार्ट बीट बताता है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है 1 मिनट में अगर मान लो किसी को 60 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो उसकी हार्ट बीट 60 होगी। ये जो मैं बोल रहा हूं आप इसे एनसीईआरटी से फॉलो कर सकते हैं, लिखा हुआ एनसीईआरटी में। मान लीजिए आप पूरी ईसीजी बनाते जा रहे हैं, पूरी ईसीजी आपने 1 मिनट निकाली, 1 मिनट में तो कई बार आ जाएगा 0.8 सेकंड में तो ये पूरा खत्म हो जाता है।
यहां से लेकर यहां तक 0.8 सेकेंड में खत्म हो जाता है। अब जितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आते हैं एक मिनट में, उसको हार्ट बीट कहा जाता है। इसे आप एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है, उसे फॉलो कर सकते हैं। देखो ये लिखा है, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर in given time period one can determine the heartbeat rate of an individual। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आ चुका है पेपर में, फिर आएगा। फिर से देखो, obviously by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period one can determine the heart rate of the individual। कहने का मतलब एक मिनट में या गिवन टाइम में कितने QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, उससे आप हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ा आपने? मैंने आपको बताया जब आपने वहां पर कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ी थी, वहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ये आप देख सकते हैं, यहां पर डबल सर्कुलेशन का डायग्राम भी दिया हुआ है। ये आप समझ सकते हैं, राइट वेंट्रिकल से देखो ब्लड जो है वो जा रहा है लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, लंग से वापस आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग से वापस आया, तो इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया और फिर वहां से राइट एट्रियम में आया। ये मैं आपको फास्ट बता रहा हूं, आपके पास लिखा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया और बॉडी से राइट एट्रियम में आया, तो इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। तो दोनों को मिला के डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये तो जब आप मैमेलियन हार्ट पढ़ते हैं तब भी हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहले ही आप कवर कर लेंगे जब आप वर्टिब्रेट हार्ट पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद देखो बेटा, लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम CAD भी कहते हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है, ये मेन रीजन है हार्ट अटैक का। अब इसके ऊपर 2 मिनट रुक के सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगेन इट इज एन अप्लाइड पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दुनिया में बहुत लोगों को रोज हार्ट अटैक होता है, तो वो जो हार्ट अटैक होता है वो कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन के कारण होता है। यहां लिखा हुआ है, देखो, आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज often referred to as atherosclerosis affects vessels that supply blood to the heart. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues. फिर से देखिए, it is caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes lumen of the artery narrower। अब बेटा मेरे, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं यहां से पढ़ के भी बताऊंगा, तो एनसीईआरटी आपके पास है, आपके पास, आप वहां से देख सकते हैं। इसको मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए बता रहा हूं। जब आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ेंगे तो उसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया होगा कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जहां से हम कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज को देख सकते हैं, तो वो टेक्निक को एंजियोग्राफी कहा जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको लिख पाऊं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमको एक वर्ड है बेटा, एंजियोग्राफी। ये देखिए, एंजियोग्राफी, और एक वर्ड है एंजियोप्लास्टी। थोड़ा सा जगह यहां पर कम है, मैं थोड़ा ऐसे करके लिख रहा हूं, टेढ़ा करके। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, इस पे बहुत ध्यान देना है। एंजियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें हम कोरोनरी आर्टरी में कहां ब्लॉकेज है उसको हम स्टडी करते हैं। एंजियोग्राफी इज अ टेक्निक टू विजुअलाइज, देखने की टेक्निक है। जहां पर भी क्लॉट है उसको देखने की टेक्निक को एंजियोग्राफी कहते हैं। और एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी को मैं यहां भी लिख देता हूं, बैलून कैथेटराइजेशन भी कहते हैं, बैलून कैथेटराइजेशन। तो मेरे बेटा, ये दोनों टॉपिक
जिसको एंजियोप्लास्टी को बैलून कैथेटराइजेशन भी कहते हैं, ये दोनों टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ना तो एंजियोग्राफी दिया हुआ है, ना ही एंजियोप्लास्टी दिया हुआ। प्लास्टी वर्ड का मतलब सर्जरी होता है, यानी कि अगर कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसके क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए बैलून कैथेटराइजेशन, यहां मैं अभी डिटेल में नहीं जा सकता हूं समय के अभाव के कारण, आपको मैंने लिखवा रखा है कॉपी में। और ये बैलून कैथेटराइजेशन और एंजियोप्लास्टी सवाल आया भी हुआ है। इसके अलावा बेटा एक और चीज है जिसे स्टेंट कहते हैं, STENT स्टेंट। फिर से लिख देता हूं यहां पर STENT स्टेंट। तो जो स्टेंट वाला काम है उसमें क्या करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में एक रिंग फंसा देते हैं ऐसे, जिससे उसकी डायमीटर बड़ी हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी में एक रिंग फंसाते हैं जिससे डायमीटर बड़ा हो जाता है, ब्लड सप्लाई आसान हो जाती है। अभी देखो ये सब डिटेल में पढ़ाने का समय नहीं है, टॉपिक बता रहा हूं, मेरा काम टॉपिक बताना है। पढ़ाने के लिए बहुत चाहिए, इसको पढ़ाने के लिए 1 घंटा चाहिए। बैलून कैथेटराइजेशन, ठीक है, जिसको हम एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, एंजियोग्राफी और स्टेंट, इन सबको विस्तार से पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ लेंगे। अगेन इट इज एन अप्लाइड पार्ट। रोज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को, अभी तो खैर लॉकडाउन है, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, हार्ट अटैक्स वाले होते हैं या कोई हार्ट की प्रॉब्लम वाले, या जिनको इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती है, उनको ये सब स्टेंट लगते रहते हैं, क्योंकि अगेन इट इज एन अप्लाइड पार्ट, तो एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांस है। ये क्वेश्चन बैलून कैथेटराइजेशन जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ये एम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में ये सब नहीं है। इसको आपको एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। और मेरे बेटा एक चीज और देख लो, यहां पर एक लास्ट पार्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। फिर से नोट कर लीजिए, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, इन तीनों में डिफरेंस पता होने चाहिए। आपको लिखवा रखा है मैंने, नहीं तो फिर अगेन बुक से पढ़िए। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। जैसे यहां कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दिया हुआ है, देखो यहां पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना होगा अच्छे से डिटेल में। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे, अप्लाइड पार्ट पर ध्यान दोगे, और जो जो बातें मैंने बताई हैं, तो आई होप अगर सर्कुलेटरी सिस्टम से होपफुली 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो दोनों क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ना बेटा, बार बार बोल रहा हूं, 3 घंटे लगा के इस चैप्टर को पढ़ो, उतने में आपका ये काम अच्छे से हो जाएगा। और जो एरियाज मैंने बताए हैं उन पर ज्यादा स्ट्रेस दो, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गए वाले तो आपको बेनिफिट है, और अगर वैसे अगर नहीं भी आए तो आप पढ़ तो सब कुछ रहे हो। मैं आपको एक एडिशनल पुश दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन पेपर थोड़ा है, किसी के पास नहीं होता। लेकिन मैं जो जो एरियाज आपको बताता जा रहा हूं, अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना, तो हो सकता है कि आपके 40-50 नंबर एनहांस हो जाए। जो आपका स्कोर आ रहा है वहां से 40-50 इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे पढ़ते समय कुछ चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं, डायरेक्शन नहीं पता होती, उनको मालूम नहीं होता कि इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन क्या है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन पर रुक के तवज्जो देने की जरूरत होती है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़ा ठहर के उसके ऊपर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा ये सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। अब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताता हूं। तो बच्चे अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जैसे कि चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो पहले मेरे बेटा 3 प्रोडक्ट मेनली हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो अमोनिया जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए अभी हम बात करते हैं, यहां लिखा है एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लिखा है ना। फिर यहां लिखा है, आप देखें, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट में अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, ये देखो ये लिखा है, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एलिमिनेशन, व्हाइल यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक। देखो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमें यहां पर सबसे पहले, वैसे तो और भी एक्सक्रीशन होते हैं, लेकिन 3 मेजर एक्सक्रीशन आपको जानने हैं, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। और मेरे बच्चे इसको फिर से आपको एनिमल किंगडम से लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि एनिमल किंगडम में फिर से देखिए आप कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए।
आप क्या करेंगे कि पॉरीफेरा से उठाएंगे, पॉरीफेरा अमोनोटेलिक होते हैं, इसी तरह से निडेरिया अमोनोटेलिक होते हैं, टीनोफोरा अमोनोटेलिक होते हैं। पॉरीफेरा से शुरू करेंगे, पॉरीफेरा, ऐसे 3 आप मतलब बना लेंगे इस तरह से कॉलम्स, यहाँ अमोनोटेलिज्म, यहाँ यूरियोटेलिज्म, यहाँ यूरिकोटेलिज्म। फिर से सुनिए, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। एक चार्ट बनाएंगे, पॉरीफेरा से शुरू करेंगे। पॉरीफेरा में क्या है, निडेरिया में क्या है, टीनोफोरा में क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या है, उसके बाद एस्केलहेल्मिन्थ्स में क्या है, एनलिडा में क्या है, आर्थ्रोम जैसे यूरियोटेलिक होते हैं, आर्थ्रोपोडा में क्या है, आर्थ्रोपोडा यूरिकोटेलिक भी होता है, स्पाइडर गुआनोटेलिक होती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। मोलस्का जो है वो अमोनोटेलिक होते हैं, उसमें यूनियो एक्सेप्शन है, अमीनोटेलिक है, अमीनो एसिड एक्सक्रीट करता है। देखो 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक में आप अमोनोटेलिज्म लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक में यूरियोटेलिज्म लिखेंगे और एक में यूरिकोटेलिज्म लिखेंगे। और पॉरीफेरा निडेरिया से चलते चलते मोलस्का पर हम पहुंच गए, फिर इकायोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा, उसके बाद आपका साइक्लोस्टोम्स यानी एग्नेथा, फिर आपका नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लासेस, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इन तीनों लिस्ट में आप डालते चले जाएंगे, एक आपके पास चार्ट तैयार होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल कैसे आते हैं, दोनों चैप्टर को लिंक करके आते हैं। जैसे बहुत बार सवाल आता है कि कार्टिलेजिनस फिश, जिनको इलास्मो ब्रांच कहते हैं, वो यूरियोटेलिक होती है, वो यूरिया रिटेन भी करते हैं अपनी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते समय करने के लिए। तो मेरे बेटे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म की अगर आप लिस्ट बनाएंगे और एनिमल किंगडम की किताब खोल के पॉरीफेरा से लेकर आखिरी तक उनको इस लिस्ट में डालते चले जाएंगे, एक चार्ट तैयार होगा। उस चार्ट को अपनी हॉस्टल की वॉल से या कमरे में जहां रूम में रहते हैं उस पर चिपका दें। यहां से सवाल आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। रीजन अगेन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल किंगडम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको जो पहले 4-5 चीजें हैं ना, पहली 4-5 चीजें आप ये देखो, पहला जो ये 4-5 लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर लिखा हुआ देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। देखो यहां लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से। थोड़ा डिफेक्ट आ गया, नहीं आया। देखिए यहां लिखा है, देखिए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, लिखा है ना बेटा। आप लिखा है मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक। इंसेक्ट्स में एक्वेटिक को अमोनोटेलिक लिखा है एनसीईआरटी ने, जबकि जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, लैंड पर रहने वाले, वो अमोनोटेलिक नहीं होते, वो यूरिकोटेलिक हो जाते हैं, वो यूरिकोटेलिक हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे मैं क्या कह रहा हूं, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक। एक्वेटिक इंसेक्ट्स को अमोनोटेलिक लिखा गया, जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं वो अमोनोटेलिक है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने में ज्यादा पानी लगता है इसीलिए। और जो लैंड पे रहने वाले जैसे कॉकरोच है, मच्छर मक्खी है, ये लैंड पे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, वो यूरिकोटेलिक है। अब देखिए, इन नेचर अमोनिया इज रेडली सोल्यूबल। देखो क्या लिखा है, अमोनिया इज रेडली सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश। फिश के अंदर भी अमोनोटेलिज्म होता है। एज अमोनियम आयंस, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन required the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। क्या कहना चाहता है, कहने चाहती है एनसीईआरटी कि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ध्यान से सुने, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और उसको रिमूव करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में पानी ज्यादा नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म बना, जो कि लेवर में होता है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूरिया को हम टॉलरेट कर पाते हैं। फिर से सुनिए, अमोनिया हमारी बॉडी में लेवर में यूरिया में कन्वर्ट होती है। इसको यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। तो मेरे बेटा इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऑर्निथिन साइकिल को
कहां से पढ़ेंगे? अगेन पैकेज से और नोट से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में यूरिया साइकिल नहीं है। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया, आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। एक साइड पर अमोनोटेलिज्म लिखना है, एक साइड पे यूरियोटेलिज्म लिखना है, एक साइड पे यूरिकोटेलिज्म लिखना है। फिर सारे एनिमल किंगडम को पॉरीफेरा से लेकर एनिमल किंगडम देख लेंगे आप लास्ट तक, उसके अंदर आपको ऐड करते चले जाना है। इस तरह से एक लिस्ट बनेगी जहां पर आपके पास सारे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एक लिस्ट आ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, इसको करते समय आप जब पॉलीफेरा से लेकर निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केलहेल्मिन्थ तक चलेंगे तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी लिखते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थ में फ्लेम सेल्स होती हैं, लिखा हुआ है बुक में। प्लैटीहेल्मिन्थ के नीचे आप फ्लेम सेल लिखेंगे। एस्केलहेल्मिन्थ में एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एनिलिडा में नेफ्रीडिया होते हैं। आर्थ्रोपोडा में अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स होती हैं प्रॉन में। फिर इंसेक्ट्स में मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। अरेक्निडा में, स्पाइडर, स्कॉर्पियो में कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मोलस्का में यूनियो में ऑर्गन ऑफ बोजानस होते हैं। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होने चाहिए, राइट फ्रॉम द पॉलीफेरा टिल मैमल्स। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, बहुत जरूरी है। तब हम आगे चलते हैं। देखिए यहां से देखिए, आप लिखा भी हुआ है कि आप देखो यहां पर ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए यहां से अभी दिखाते हैं आपको। अब देखिए दिखाता हूं मैं आपको क्या लिखता है। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम रिप्रेजेंट्स वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स दी स्ट्रक्चर्स आर सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म। देखिए फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक किडनी। ये आपको पता होना चाहिए, वर्टिब्रेट्स में ही किडनी का जो पहली बार किडनी आई वो वर्टिब्रेट्स में आई। उससे पहले आप देखिए यहां लिखा प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो है वो फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लैट वर्म्स। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया एग्जांपल है। रोटीफर्स एंड सम एनिलिडा एंड द सेफेलोकॉर्डेड एम्फियोक्सस। देखो ये लाइंस कितने इंपॉर्टेंट है ना, आप समझे। पहले तो आप समझ लें कि फ्लेम सेल प्लैटीहेल्मिन्थ्स में होती हैं, लेकिन कुछ कुछ सेफेलोकॉर्डेड जो कि कॉर्डेटा का एग्जांपल है, उस जैसे कि एम्फियोक्सस, उसमें फ्लेम सेल होती है। एक्चुअली वहां पर फ्लेम सेल को सोलिनोसाइट कहा जाता है। अगर कभी आपने पढ़ा हो सोलिनोसाइट, यहां भी मैं लिख देता हूं, सोलिनोसाइट कहा जाता है इसके अंदर, एम्फियोक्सस के अंदर। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है। फिर देखिए नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अभी मैंने आपको बताया अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होता है। And other annelids. Nephridia had to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance. Malpighian tubules, अभी मैंने आपको बताया ये आर्थ्रोपोडा में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। क्या लिखा देखिए, Malpighian tubules are the excretory structure of most of the insects including cockroaches. ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए यहां लास्ट में लिखा हुआ है एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया इज अ क्लास लाइक प्रॉन। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन आपको थोड़ी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। समझाता हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3 आप कॉलम्स बनाइए। पहला अमोनोटेलिक, बीच में यूरियोटेलिक, फिर यूरिकोटेलिक, और उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनको लिखिए। ये लिखने से आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिससे आपको डिफरेंट एनिमल्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, जैसे कार्टिलेजिनस फिश, यूरियोटेलिक बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 2 किडनी का डायग्राम है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है। इसमें बहुत ज्यादा आप मतलब समय लगाने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सवाल बनता नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बार बार बताया, पहले एनाटॉमी होती है, फिर फिजियोलॉजी होती है। एनाटॉमी में जो है एग्जामिनर कम इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि वो आपको पता ही होती है, उसके बिना आप आगे चल ही नहीं सकते। देखिए ये किडनी की हिस्टोलॉजी है, यहां पर थोड़ा सा आपको समय रख के पढ़ना पड़ेगा।
ये इंपॉर्टेंट है किडनी की हिस्टोलॉजी, इसको आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही फॉलो कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पिरामिड्स ये जो दिख रहे हैं आपको, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, मैंने बार बार बोला है कि एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम मिस नहीं करना है। यहां पर आप देखिए पिरामिड्स हैं, ये सारे पिरामिड्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारे पिरामिड्स हैं। यहां से रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन बाहर जा रही है, फिर कैप्सूल दिख रहा है आपको, फिर डक्ट्स दिख रही है छोटी छोटी, यूरेटर दिख रहा है। ये सब आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, लेकिन इसको भी आप जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का बिल्कुल बेसिक एक यूनिट है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको भी आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं। अगेन इट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको आपको जल्दी जल्दी देख लेना है सारा। आपको एफरेंट डिफरेंट आर्टरियोल, पीसीडी, डीसीटी किस तरह से डेवलप है, किस तरह से दिख रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मेरे बेटा यहां से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से अगर हम बात करें, आपको दिखाते हैं, देखो बेटा ये आप देखेंगे एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट का मतलब होता है जो बोमेन कैप्सूल में एंटर कर रहा है। देखो यहां से ब्लड एंटर कर रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ग्लोमेरुलस है, दिस इज ग्लोमेरुलस। और ये जो बाहर गया ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल है। अब ये सबको मिला के मैलपीजियन बॉडी बोलते हैं। देखिए ये बोमेन कैप्सूल है, ये लिखा ही हुआ क्या है, बोमेन कैप्सूल, मैं डबल डबल लिख दिया। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो इसे मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। अब लोग क्या गलती करते हैं इसमें, इसको मैलपीजियन ट्यूब्यूल कह देते हैं। मैलपीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होती है, ये मैलपीजियन बॉडी हमारे अंदर है। फिर से देखें, ये आपके पास बोमेन कैप्सूल है, ये देखिए ये बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल, इस बोमेन कैप्सूल और ये जो ग्रीन कलर का ग्लोमेरुलस बना हुआ है, इन्होंने मार्क नहीं किया यहां पर एनसीईआरटी वालों ने, इन दोनों को मिला के मैलपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करता है। अगर ये ह्यूमन बॉडी में है मैलपीजियन बॉडी, और अगर मैलपीजियन ट्यूब्यूल दिया हुआ हो तो वो कॉकरोच में हो जाता है। मैलपीजिया साइंटिस्ट था जिसने ये बॉडी भी दिया और वो ट्यूब्यूल भी दिया। मैलपीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होती है, मैलपीजियन बॉडी हमारी किडनी में होती है, हमारे नेफ्रॉन का एक पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है आपको पढ़ते समय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका स्ट्रक्चर है, आप देखो एफरेंट आर्टरियोल जो अंदर जा रहा है, इसका डायमीटर बड़ा है और इसका जो डायमीटर है वो छोटा है। इन्हीं की वजह से प्रेशर्स डेवलप होते हैं और एक्सक्रीशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो बेटा ये सब चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे हमेशा पढ़ते समय। फिर यूरिन फॉर्मेशन, इसमें मैं कहीं पर भी आपको कोई कोताही बरतने के लिए नहीं कहूंगा, ना ही मैं कहूंगा कि इसको आप जल्दी जल्दी पढ़िए। रीजन बीइंग, इसको बहुत आराम से समय लगा के पूरा 45-50 मिनट 1 घंटा लगा के अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है इसके अंदर, तो जब आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें देखनी है यहाँ पर, किस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है, कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व है। जैसे देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड व्हिच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो स्टेप्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पूरे स्टेप्स और पूरे प्रेशर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के, वो अब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आरबीसी प्रोटीन नहीं आते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ट्रांसपेरेंट होता है। ये सब आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है। यूरिन फॉर्मेशन के जो भी मैकेनिज्म है, यूरिन फॉर्मेशन के जो भी मैकेनिज्म है, उनको आपको, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इनको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, इस पे एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, ये देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दिया हुआ है। अब आप देखो यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखेंगे आप,
देखो बेटा, एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है उनको बताता हूं। यहां पर लिखा है पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर लिखा गया है कि पोटेशियम आयन की सिक्रीशन होती है, जो कि बिल्कुल सही बात लिखा गया है, एकदम सही है। पोटेशियम आयन की सिक्रीशन ही होती है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, इसे याद रखना, पोटेशियम आयन की सिक्रीशन होती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां देखिए, जब हम इस डायग्राम में आते हैं, तो मैं इस डायग्राम में आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए, जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। एक एनसीईआरटी में गलती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जब हम पोटेशियम आयन की सिक्रीशन की बात करते हैं, तो यहां पर बेटा देखो, ये रॉन्ग है। इसको पोटेशियम आयन को एनसीईआरटी ने डायग्राम में लिखते समय बाहर की तरफ भेज दिया है। आपको मालूम होना चाहिए सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन में फर्क है। सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर टिब्यूल से बाहर जा रहा है, देखो एरो, जैसे ये देखो, ये NaCl, ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। कोई भी सब्सटेंस अगर टिब्यूल से बाहर जा रहा है तो उसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर टिब्यूल के अंदर आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन आयन, जैसे अमोनिया, तो ये सिक्रीट हो रहे हैं। टिब्यूल के अंदर आने का मतलब वो यहां से टिब्यूल के अंदर से होते हुए यहां से यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। सिक्रीशन का मतलब ये होता है एलिमिनेशन। जैसे हाइड्रोजन आयन देखो सिक्रीट हो रहा है, अमोनिया सिक्रीट हो रहा है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस से टिब्यूल के अंदर जा रहा है। कोई भी चीज जो टिब्यूल के अंदर जा रही है, ये देखो, वो यहां से होती हुई बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। जबकि यहां पर क्लियर कट दिख रहा है कि एनसीईआरटी ने पोटेशियम आयन को रीअब्सॉर्ब दिखाया है, तो इस एरो को बेटा ऐसे कर लेंगे, ये पोटेशियम आयन ऐसे आ रहा है, न कि वैसे जा रहा है। थ्योरी में सही लिखा हुआ है, डायग्राम में गलत है। तो जो चीज गलत है सो गलत है, डायग्राम में एरर है। डायग्राम में ये रीअब्जॉर्प्शन दिखाया जा रहा है, जबकि होता सिक्रीट है पोटेशियम आयन। ये ध्यान रखना, इस एरो को उल्टा कर लें, पोटेशियम आयन का एरो गलत दिया हुआ है। जैसे देखो, फिर से अगर हम चलेंगे पीछे, तो यहां पर देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि यहां लिखा हुआ है, अभी मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, 2 मिनट लगते हैं इसमें। देखिएगा अभी, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, यहां लिखा देखिए, पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन। यहां वर्ड लिखा है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन। साफ साफ लिखा गया है, ये देखिए, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, जबकि डायग्राम में दिखाते हुए रीअब्जॉर्प्शन दिखा दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी में एरर है, अपने में डिस्प्यूट है। यहां ठीक लिखा है, वहां गलत दिखाया गया है। तो बेटा ये बात ध्यान से समझना है आपको, और फिर हमें आगे चलना है। ये डायग्राम जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, देखो अब इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या करना है मेरे बेटा, कि सारी चीजों को ध्यान से सुनेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, और आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे आप देखो, ये पीसीटी है, इसमें हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा है, अमोनिया सिक्रीट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यहां से सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता। देखो, सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है। फिर से देखो, जो एरो बाहर जा रहा है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जो एरो अंदर जा रहा है वो सिक्रीट हो रहा है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, दिस इज परमिएबल टू वाटर, ये याद रखना है, परमिएबल टू वाटर एंड दिस इज परमिएबल टू सॉल्ट। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये जो है थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये इम्परमिएबल होता है वाटर के, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये डीसीटी है, यहां से सोडियम एब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन एब्सॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा है। ये पोटेशियम आयन मैंने आपको अभी भी बताया, यहां से एरो ऐसे दिखाना है। पोटेशियम आयन हमेशा सिक्रीट होता है, यहां एल्डोस्टेरॉन की मदद से सिक्रीट होता है, यहां वैसे ही हो जाता है। फिर ये देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है। तो मेरे बेटा, दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपको
कई बार समझना है, इसको थ्योरी के साथ पढ़े, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं कहीं और से पढ़ने के लिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है और सीक्रेट हो रही है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो देखो, इसके बाद ये मेरे बेटा काउंटर करंट सिस्टम है। काउंटर करंट सिस्टम, ये जो काउंटर करंट सिस्टम हम देख रहे हैं, इसको आपको देखो फिर से बताता हूं। अगर हम इस काउंटर करंट सिस्टम को देखेंगे तो इस काउंटर करंट सिस्टम में हमें क्या समझना है, मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है काउंटर करंट सिस्टम, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहां पर दो काउंटर करंट सिस्टम है। देखो, ये अब मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, उतना समय नहीं है। ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले, और यहां वासा रेक्टे लिखा हुआ, वासा रेक्टे ब्लड वेसल है। एक काउंटर करंट यहां चल रहा है और एक काउंटर करंट यहां चल रहा है, और ये काउंटर करंट इससे कैसे रिलेटेड है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इसको दिया हुआ है। इस काउंटर करंट के ऊपर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। देखो, यहां से सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हुआ और यही सोडियम क्लोराइड आयन यहां से यहां चला गया। अब मैं आपको इसको स्लाइड्स की मदद से यहां नहीं पढ़ा सकता, बहुत समय लगेगा, ये अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर सवाल आएगा ही, पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंटर करंट सिस्टम। दो काउंटर करंट सिस्टम है, एक ऐसे चल रहा है, ये देखो यहां से दोनों में अपोजिट फ्लो चल रहा है, इसलिए काउंटर बोलते हैं। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। तो काउंटर करंट एक ऐसे चल रहा है और एक काउंटर करंट ऐसे चल रहा है, तो दोनों काउंटर करंट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप पढ़ें, समझें और याद रखें। फिर ये सब जो है रेगुलेशन ऑफ किडनी है बाय एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन्स के मदद से किस तरह से किडनी रेगुलेट होती है, इसको आप यहां भी पढ़ सकते हैं। इसको आप केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एडीएच, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, एएनएफ, सबका रोल बताया होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 चैप्टर को कवर कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसको गो थ्रू कर जाएंगे, खास तौर पे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन, RENIN, जो कि एक हार्मोन है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में सिक्रीट होता है वो आपको आइडिया होना चाहिए, उसके रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। एडीएच, जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। दोनों को मिला जुला के आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हार्मोन्स कैसे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फिर ये एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, जहां पर आप स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब, लिवर, ये सब की एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेसरी का मतलब होता है जो मेन के अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में किडनी है, लेकिन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्किन आ सकता है, लिवर आ सकता है, ठीक है, लंग्स होते हैं जहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, उसको भी एक्सक्रीशन बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन डिसऑर्डर के अंदर यहां पर यूरीमिया दिया हुआ है, यूरिया का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसे यूरीमिया कहते हैं। ये आपको आइडिया होना चाहिए बेटा। यूरीमिया इंपॉर्टेंट है, यूरीमिया में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर किसी का किडनी जो है अगर फेल हो रही है तो फिर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ये देखो, माइल फंक्शनिंग यानी किडनी खराब होने से कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, इट इज कॉल्ड यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब है अगर यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो अचानक से यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे यूरीमिया कहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसको ठीक करने के लिए हीमोडायलिसिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोडायलिसिस को आपको डिटेल में पढ़ना है, यहां से नहीं पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे। हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस के बारे में यहां पर ठीक से नहीं दिया हुआ। हीमोडायलिसिस इट इज अगेन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस करके हम ब्लड को कैसे फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। कई लोगों की किडनी फेल हो जाती है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता है या कम क्वांटिटी में होता है, जिसे ओलिगो यूरिया कहते हैं। नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो एनीयूरिया कहते हैं। उस केस में हमारी बॉडी में यूरिया का लेवल यानी कि और नाइट्रोजनस कंपाउंड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको साफ करने के प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब मेरे बेटा इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो ये रीनल फेलियर है। ये रीनल फेलियर आपको पढ़ना है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जरूरी है जब आप रीनल फेलियर पढ़ेंगे देखिए, एक तो आपको ये पढ़ना है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है एक आदमी दूसरे को किडनी दे रहा है। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद सिबलिंग्स, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद रिलेटिव्स। ये बड़ा सवाल बहुत बार आता है। आइडेंटिकल ट्विंस में, आईडी मतलब आइडेंटिकल ट्विंस में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है ट्रांसप्लांट। सिबलिंग, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद पेरेंट, उसके बाद रिलेटिव। इसी सीक्वेंस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। अगर किसी का कोई भाई बहन मोनोजाइगोटिक ट्विन हो, एकदम जुड़वा हो, जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही जाइगोट से बना हो, आइडेंटिकल ट्विन, उसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर भाई बहन मतलब सिबलिंग, सिबलिंग मतलब एक ही माता पिता के संतान, वो एक भाई और बहन एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं, एक्सेप्ट हो सकती है किडनी, ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। फिर तीसरा पेरेंट और चौथा रिलेटिव। ऐसे ही कोई आदमी किसी को किडनी नहीं दे सकता है। तो ये सीक्वेंस पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। सबसे ज्यादा आसान किडनी ट्रांसप्लांटेशन उनका होता है जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो इसको यहां पर ये ध्यान रख के पढ़ना है। और लास्ट में रीनल कैलकुलस, जिसको स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं किडनी में। किडनी में स्टोन फॉर्मेशन क्यों होता है? ऑक्सलेट्स और यूरेट्स की डिपोजिशन से होता है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। हमेशा लास्ट में ये याद रखना, एनसीईआरटी की जो लास्ट में दिया हुआ ना 7 चैप्टर में, ऑल 7 चैप्टर्स जहां पर डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, वहां से सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बनना डॉक्टर है और आएंगे डिसऑर्डर्स ही आपके पास। आएगा पेशेंट किडनी में स्टोन लेके, आएगा किडनी खराब हो गई है, रीनल फेलियर हो गया, ट्रांसप्लांट करना है। तो इसलिए बार बार मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, अप्लाइड पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी जहां पर डिसऑर्डर्स होते हैं वहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप किसी और रेफरेंस बुक से डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आई डोंट माइंड, बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। बेटा मैं इतनी सारी चीजें पढ़ा नहीं सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ आधा पौना घंटा होता है जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न हूँ जिनको फटाफट रिवीजन चाहिए, या जो अभी 2020 में नीट देने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फास्ट पढ़ेंगे और समझ के भी पढ़ते रहेंगे, 3 घंटे लगाइए एक चैप्टर पर एक दिन में, तो उसे फास्ट भी नहीं कहेंगे। फास्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली एक चैप्टर को पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कई क्लास 12-15 क्लास, 15-15, 16-16 क्लास लग जाती है एक चैप्टर को पढ़ाने में। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताता जा रहा हूं उसको क्विकली रिवाइज करते जाइए विद स्पेशल फोकस टू दीज टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया। फिर से बता रहा हूं, 7 दिन में 7 चैप्टर पढ़ने हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ये टास्क आपके पास है। कल और परसों आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तक पढ़ना है, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन आपको 2 दिन में पढ़ना है। 7 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपके 7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उस दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अगले दिन मैं आपको एक टेस्ट दूंगा जो आप learnovate.com पर रजिस्टर करके ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ इसमें कॉस्ट नहीं है, सब बच्चों की भलाई के लिए बनाया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कैसे रजिस्टर होगा, तो उसका प्रोसेस यहाँ पर आपको साइट पे दिख रहा है, इस पे रजिस्टर करें और जाके आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस मालूम कर सकते हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं बेटा जिसमें मैं पूरी बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, आप ही की डिमांड पर मैंने किया, क्योंकि आप बोलते हैं कि सर बताइए क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको हर चैप्टर में बताता जा रहा हूं अप्रोच ऑफ स्टडी और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको फटाफट क्विकली रिवाइज करते जाइए। बार बार कह रहा हूं, एक चैप्टर में कम से कम 3 घंटे दीजिए। एक दिन में 3 घंटे बायोलॉजी को देंगे तो मार्क्स आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ठहर के उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो टॉपिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो अब ये मैं लेक्चर यहां पर खत्म करता हूं। अब मैं आपको अगली सीरीज में टास्क 3 के साथ मिलूंगा। टास्क 2 बिगिंस नाउ, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।